गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ देखिए, कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले आप याद कीजिए क्लास 11 का न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। और न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ में हमने पढ़ा था वहां पे एफ जी इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने क्लास 11 के न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ में पढ़ा होगा। यहाँ जो m1 और m2 था, ये m1 m2 क्या था? हमारा पार्टिकल्स, जिसका कुछ ना कुछ मास था, और ये जो r था, ये उस दोनों पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को क्या होता था? बतलाता था। ठीक है ना। तो कूलम्ब्स लॉ है वो बिल्कुल इसी बेस पर बना है हमारा न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ पे। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसको जिस साइंटिस्ट ने डेवलप किया उसका नाम जो है वो कूलम्ब्स था, इसलिए इसका नाम कूलम्ब्स लॉ पड़ा। जनरली फिजिक्स में आपको जो टॉपिक मिलता है वो या तो साइंटिस्ट के नाम पर होगा या आपको टॉपिक में ही आंसर क्रिएट लगेगा। मतलब कि जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्वांटिटी, तो या तो आपको उस टॉपिक से ही उसका आंसर मिल जाएगा या तो वो साइंटिस्ट के नाम पर होगा। या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन मीन्स कंजर्व करना, एडिटिव मीन्स ऐड करना। ठीक है ना। तो या तो कूलम्ब्स लॉ, न्यूटन लॉ, तो कूलम्ब्स क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। न्यूटन क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर E इक्वल टू mc स्क्वायर, ई यानी कि आइंस्टीन। ठीक है ना। तो या तो आपको साइंटिस्ट के नाम पर मिलेगा या तो आपको टॉपिक में ही उसका आंसर क्या होगा? क्रिएट रहेगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में इसमें कूलम्ब साहब ने इसको क्या किया था? 1785 में इस लॉ को बताया था। ठीक है ना। ऑल्सो रेफर्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ में सबसे पहले हम इसके बेसिक डेफिनेशन पढ़ाते हैं कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मेजर कर लीजिए, फिर इस पर समझते हैं कि ये बोलता क्या है। आफ्टर experiment Coulombs found that two charges placed at a distance r apart in a medium exert a force on each other and the value of this force is F equal to K Q1 Q2 upon R square। ठीक है। चलिए, तो ये तो बात रही कूलम्ब्स लॉ के बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। अच्छा, Q1 Q2 क्या है? यहाँ पे, यहाँ पर Q1 Q2 क्या था? पार्टिकल्स था। यहाँ Q1 Q2 क्या है? हमारा चार्ज। तो Q1 Q2 क्या है? चार्ज। K हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, और R जो है, R डेट इज इस दोनों के बीच का जो है वो डिस्टेंस है, R। ठीक है ना। K कांस्टेंट है और K की जो वैल्यू है ये आप मेजर कर लीजिए। K इक्वल टू होगा यहाँ पे 9 इंटू 10⁹ SI यूनिट। ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया? कूलम्ब्स लॉ का बेसिक डेफिनेशन सा हो गया। अब इसमें इन्होंने क्या बताया कूलम्ब साहब ने, इसको समझते हैं। कूलम्ब साहब ने क्या बताया कि हमारा कोई दो चार्जेस हैं। ठीक है ना। डेट इज की दो चार्जेस हैं हमारे पास, डेट इज की Q1 और Q2।
इस कूलम्स लॉ में हमने दो चार्जेस लिया, डेट इज की Q1 और Q2, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने R बोला, ठीक है ना। तो ये जो चार्जेस है, जो इसको छोटा सा पार्टिकल भी बोल सकते हैं, ये जो चार्जेस हैं वो इस चार्ज पे क्या होगा, एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन से। सपोज कि ये चार्ज हमारा क्या है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो अपने को पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये जो चार्ज है वो इस चार्जेस पे फोर्स लगाएगा इस तरह से, इस तरफ। सिमिलरली ये जो चार्जेज है वो इस चार्जेस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इस तरफ, ठीक है ना। इस पे आप कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है ना। मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये चार्जेस इसका इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं कि फिर से हम वहीं आते हैं कि हमने एक चार्ज लिया और एक दूसरा चार्ज लिया। सपोज कि ये चार्ज हमारा क्या हो गया, Q1 हो गया, और ये चार्ज क्या हो गया हमारा, Q2 हो गया। इसके जो बीच का डिस्टेंस है, इसके बीच के डिस्टेंस को हमने R लिया, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर R फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में है तो इसका डायरेक्शन हमने यूं कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए अब ये चार्ज हमने यहाँ पर जो भी चार्ज ले रहे हैं, यहाँ हम अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव ले रहे हैं, आप यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज Q2 है, यानी कि चार्ज Q1 जो है वो इस चार्ज Q2 पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, यानी कि फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, ठीक है। और ये जो Q1 चार्ज है, यानी कि फोर्स ऑफ 1 चार्ज है, इस पे लगेगा 2K, सही ना। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ 1 2, और ये इस तरफ हो जाएगा, मतलब Q1 पे चार्ज, Q1 पे फोर्स लगा रहा है ये चार्ज इस तरफ से, और Q2 पे ये चार्ज फोर्स लगा रहा है इस तरफ से, ठीक है ना। ये अपना हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, ठीक है ना। और दूसरा अपने पास आता है फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2। तो फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, इसको हम वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, ये हमारा हो जाएगा कोई कांस्टेंट K इनटू Q1 Q2 अपॉन RQ, और ये हो जाएगा RQ, और ये हो जाएगा हमारा R कैप, ठीक है ना। अच्छा, R कैप को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R कैप को हटाते हैं, इसको यूनिट में डाल देते हैं, ठीक है ना। इस R कैप को हम वेक्टर के फॉर्म में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा R कैप माइनस में, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, फिर उसी तरीके से F21 निकालते हैं, फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा अगेन K इंटू Q2, 2 1 का निकाल रहे, Q2 ड्यू टू लग रहा है हमारा Q1, समझ रहे हैं आप। फोर्स ऑफ F21 निकाल रहे हैं, तो फोर्स ऑफ F21 निकाल रहे हैं, यानी Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस, डेट इज की RQ, ठीक है ना, RQ। और फिर से इसको हमने बोला R कैप, और कैप को हमने यहाँ पर वेक्टर में ले लिया, वेक्टर में चेंज कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ 21 इक्वल टू K इंटू Q2 इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर, और ये इसको यूनिट में आप मेजर कर दीजिए R को, ये हो जाएगा F21 इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कि F1 जो है, F12 वो बराबर है किसके, F21 के, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड में F21 जो होता है वो बराबर होता है F12 के, मैग्नीट्यूड में F12 बराबर होता है F21 के। मगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में बात करें कि यानी कि F12, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, माइनस ऑफ F21 के, ठीक है ना। वेक्टर के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, F12 बराबर हो जाएगा F21 के, ठीक है। डेट इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ, ठीक है ना।
अब एक चीज आप समझिए कि जितनी ज्यादा बीच में डिस्टेंस होगी, मतलब इस दोनों के, ये जो दोनों पार्टिकल हम ले रहे थे, ठीक है ना, ये जो दोनों पार्टिकल ले रहे थे, इस दोनों पार्टिकल के बीच में जितनी ज्यादा क्या होगी, डिस्टेंस होगी, फोर्स उतना ही कम लगेगा, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल जो क्या है वो बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, फोर्स उतना ही कम लगेगा, और जितना ज्यादा इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना, इस पार्टिकल का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। सपोज डेट हमने यूं बड़ा पार्टिकल लिया, मैग्नीट्यूड ज्यादा होएगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। हमने यूं पार्टिकल लिया, मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स कम होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी कूलम्स लॉ से हम चाहें तो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ दो छोटे पार्टिकल लेंगे, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो दो छोटे पार्टिकल पर एक्सपेरिमेंट किया। सपोज डेट हम पार्टिकल का साइज अगर बड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना, तो इससे भी हम इस कूलम्स लॉ के हेल्प से इसका भी हम बीच का क्या कर सकते हैं, इसके बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। बेसिकली कूलम्स लॉ हमारी जरूरत क्यों पड़ी, कूलम्स लॉ हमारी जरूरत पड़ी कि जो दो पार्टिकल ले रहे थे, ये दो पार्टिकल आपस में रिपेल कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, मतलब इस दोनों के बीच में क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा था। तो वो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा था उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, कूलम्स लॉ को डिराइव किया यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर पार्टिकल बड़ा है तो ऐसा कीजिए, पार्टिकल बड़ा है तो इसके बीच में भी तो फोर्स लगेगा, ऐसा थोड़ी सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में फोर्स लगेगा। हाँ, तो इस दोनों को भी हम ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे सीधा सीधा, और उससे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमने क्या किया है, पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं हम लेटिस की Q1 और Q2। तो ये जो पार्टिकल है इसको सपोज डेट हम इधर से 1 किलोमीटर दूर रख देते हैं, और इस पार्टिकल को इस साइड 1 किलोमीटर दूर रख देते हैं। तब आप देखते हैं, आप यहाँ से 1 किलोमीटर, आप सपोज डेट यहाँ खड़े हैं, ठीक है ना, यहाँ से आप इसको देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो आपको जो ये बड़ा सा पार्टिकल है, ये आपको क्या दिखेगा, एक पॉइंट चार्ज ही तो दिखेगा 1 किलोमीटर अगर दूर रखेंगे तो, और इसको अगर 1 किलोमीटर दूर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगेन आपको पॉइंट चार्जेस ही दिखेगा। तो हम चाहें तो इससे बड़े पे भी, बड़े पार्टिकल्स पे भी निकाल सकते हैं, पॉइंट चार्जेस पे भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो आप बोलेंगे सर ऐसा कीजिए कि आप इसको रड पर दिखलाइए, ठीक है ना, किसी रड पे दिखला दीजिए, प्लास्टिक या ग्लास रड पे दिखला दीजिए। तो हम भी क्या करेंगे, फिर अगेन इस ग्लास रड को क्या करेंगे, छोटे 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 भागों में डिवाइड कर देंगे, और इस पे पॉजिटिव 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 चेक कर लेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एग्जैक्टली कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर करेगा ये, ठीक है ना। और इसको छोटे छोटे भाग में बांट लेंगे, और फिर एक दूसरा रड ले लेंगे, और फिर इसके बीच का फोर्स क्या करेंगे, हम इसी तरीके से कूलम्स लॉ से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको कूलम्स लॉ को थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज डेट एग्जांपल में हमने क्या किया, हमने एक प्रोटॉन को लिया, और अपने को पता है प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, बात कर चुके हम लास्ट क्लास में, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने फिर से आर लिया, ठीक है ना। और आर जो है, वेयर आर जो है वो अपने को दे रहा है यहाँ पे 5.3 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। आर जो है अपना वो दे रहा है यहाँ पे 5.3 इंटू 10⁻, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा कर देते हैं, वेयर, यहाँ लिख देता हूँ, वेयर आर इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻⁻11, ये अपने को गिवन है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है अपने को, डेट इज की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच ही। अच्छा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ये अपने को पता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, डेट इज की फोर्स ऑफ, ठीक है ना, ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, डेट इज की एफ ई दिया हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होता तो एफ जी देते, डेट इज की ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो एफ ई, इसका फॉर्मूला निकाला हमने, के इंटू, अभी निकाल रहा है, के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। के का वैल्यू आपको दे रहा है यहाँ पे, के कितना है अपने पास 5.3 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है ना। और Q1 होता है अपने को, Q1 चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, और Q2 दे रहा है, Q2 यानी कि इलेक्ट्रॉन का, ये भी हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है ना, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आई एम सॉरी, यहाँ पर आर दे रहा है, आर दे रहा है 5.3 इंटू
10 टू द पावर -11, ये r अपना गिवन है। और k का कांस्टेंट वैल्यू मैंने आपको कूलम्स लॉ में बताया था, k इक्वल टू होता है अपना, मैंने लास्ट कूलम्स लॉ बताने के दरमियान आपको समझाया था कि k का वैल्यू कितना होता है 9 × 10 टू द पावर 9 कूलम। ठीक है ना। अब इसको क्या कीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएगा हमारा 8.2 इंटू 10 टू द पावर -18 न्यूटन। ये हो जाएगा हमारा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8.2 इंटू 10 टू द पावर -18 n, यानी कि न्यूटन। ठीक है ना। फिर सपोज आगे बढ़ते हैं हम, वी हैव टू कैलकुलेट अ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ये दोनों जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में हमने क्या किया, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट किया। अब सपोज हम इस दोनों के बीच में क्या करते हैं, इस दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है अपना Fg इक्वल टू G इंटू M1 M2, ठीक है ना, मास ऑफ M1 इंटू मास ऑफ M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना। तो G यहाँ पर जो है G का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, वेयर G इक्वल टू ये गिवन है, ठीक है ना, 6.67। अब जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसमें को दिया रहेगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हो जाएगा G का वैल्यू अपने को पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है ना, बराबर है। और M1 यानी कि M1 क्या था हमारा यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में लिखवाई थी डे फर्स्ट में। ठीक है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था हमारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है ना। तो मास ऑफ, सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर M1 कितना था हमारे पास, M1 यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6, ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है ना, इनटू मास ऑफ क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है ना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg अपॉन R स्क्वायर, और R स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ये जो दिया हुआ है 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है ना, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन दोनों के बीच में अप्लाई होगा डेट इसकी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि ये आएगा 3.6। आप कर लीजिएगा इसको कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करने पर इतना आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -47 न्यूटन। ठीक है ना, ये हमारा आया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आया, और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ करता हूं मैं, फिर हमने Fe यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया। और हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया तो हमारा आया 10 टू द पावर 39। ठीक है ना, आप ये कर लीजिएगा, Fe का वैल्यू हमने निकाल रखा है, Fg का वैल्यू हमने निकाल रखा है, ये आया हमारा 10 टू द पावर 39। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है। ये हमारा दिखलाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक हो जाता है। तो न्यूमेरिकल बेस पे भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना, आप इसको आराम से इस कूलम्स लॉ को एक बार फिर से देखिए, समझिए। ठीक है ना, फिर हम लोग कुछ इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए इतना ही।